क्लास 10th का हिंदी का यह सेशन स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, आप मध्य प्रदेश के बच्चों के एग्ज़ाम के लिए वीडियो बना रहा हूं, लेकिन अदर स्टेट बोर्ड में भी ये काम आएगा। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, मेरे साथ इस चैनल से जुड़ जाएं, आप पास हो जाएंगे। मैं पहले आपको ग्रामर स्लाइड पूरा करता हूं। ग्रामर आपको अच्छे से आना चाहिए। पहले मैं आप अलंकार से शुरू करता हूं। अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। बच्चों, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। एक होता शब्दालंकार और एक होता अर्थ। शब्द के द्वारा मैं चमत्कार करूंगा तो उसे शब्दालंकार कहूंगा। अर्थालंकार में अर्थ के आधार पर मैं चमत्कार करूंगा, उसे अर्थालंकार। तीसरा भी होता है उभयलिंगीय अलंकार, या अर्थ और शब्द दोनों के माध्यम से हम चमत्कार उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट अलंकार की परिभाषा मैंने बता दी। अलंकार किसे कहते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं बच्चों। और शब्दालंकार होता है और अर्थालंकार होता है। जब अलंकार शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न करना हो तो उसे शब्दालंकार कहते हैं बेटे, और अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न करने को अर्थालंकार कहते हैं। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो, सबसे पहले आपको अनुप्रियास अलंकार सिखा रहा हूँ। अनुप्रियास अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार सिंपल, जब एक ही वर्ण बार बार आता है, बार बार आता है। वर्ण मतलब क ख ग, क ख ग, है ना। वर्ण बार बार आता है, उसकी आवृत्ति होती है। क्या होती बच्चों? आवृत्ति होती है, रिपीट होता है। आवृत्ति को इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहते हैं। कोई चीज़ बार बार आ रही है, एक ही वर्ण, तो वहाँ पर अनुप्रियास अलंकार होगा। चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें, किरणें खेल रही थी, खेल रही थी जल थल में, खेल रही थी जल थल में। तो इससे मैं बताऊं, चा एक बार आया, चा दो बार आया, चा तीन बार आया। एक ही वर्ण बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए यह बेटे अनुप्रियास अलंकार होगा। बेटे, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, एक ही वर्ण बार बार आता है तो वहाँ अनुप्रियास अलंकार होता है। एक और बता, उपमा की पहचान बता रहा हूँ। उपमा अलंकार आप कैसे पहचानेंगे? जब योजक चिन्ह के बाद सा, सी, सरिस, सरिस आ जाए, सा सी सरिस आ जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार की परिभाषा पहले सुन लें। जब एक वस्तु से दूसरे वस्तु की तुलना या एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य की तुलना करते हैं, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। पीपर पात सरिस, पीपर पात सरिस मन डोला, मन डोला। मैंने क्या बोला उपमा अलंकार के लिए? सा सी सरिस डैश के बाद पीपर पात सरिस मन डोला। तो हमारा मन जो होता है पीपल के पत्तों की तरह इधर उधर मूवमेंट करता रहता है, भटकता रहता है। तो यहाँ पर पीपल के द्वारा मनुष्य के मन को डोलने का वर्णन किया है, तो यहाँ उपमा अलंकार होगा। ये चीज क्लियर रखें आप लोग। देन बेटे, आपका ग्रामर अच्छा है तो आप बहुत सारा नंबर ला सकते हैं हिंदी में। व्याकरण जिसे कहते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक और अलंकार बता रहा हूँ जो आना। उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान। उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा अलंकार। आप मैं मानो, जानू, जनेऊ, जनेऊ, या जो जैसे शब्द जब भी दिख जाए बीच में तो आप मान जाना कि ये क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार। नेत्र मानो, नेत्र मानो कमल है, मतलब नेत्र जो है, मानो शब्द आ गया तो आप बस मैं मानो जनेऊ जानो आ जाए तो आप इसे उत्प्रेक्षा अलंकार के रूप में टिक कर देना। यह अलंकार हो गए आपके। आगे और बता रहा हूँ अलंकार। बस आपका ग्रामर अच्छा होना चाहिए प्यारे बच्चों। आप ये क्लास 10th के एग्जाम में
बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। क्वेश्चन आंसर का स्तर सरल है। निबंध, एप्लीकेशन, अनुच्छेद आपको अच्छा करना है, और विज्ञापन और सूचना लेखन, तो आपके बहुत सारे नंबर कवरिंग होंगे। अभी मैं आपको बता रहा हूँ अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार। अब बेटे नाम में ही सब कुछ छुपा। अति यानी ज्यादा, और उक्ति यानी कथन। उक्ति यानी कथन, कहना। जब काव्य में किसी बात का बहुत ही बड़ा चढ़ाकर वर्णन होता है, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता। जब काव्य में किसी बात का बहुत बड़ा चढ़ाकर वर्णन करते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। सीमाओं, लोक सीमाओं को उल्लंघन हो जाता है। हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, लंका सारी जरी गए, गए निशाचर भाग। हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, लंका सारी जरी गई, गए निशाचर भाग। उदाहरण आपको सटीकता से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और ये हो गया अतिशयोक्ति। अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार, अन्य के बारे में कहना, अन्य के लिए कथन। कथन यानी कहना। जब अप्रस्तुत, बच्चों अप्रस्तुत कथन द्वारा, कथन द्वारा प्रस्तुत कथन का बोध होता, प्रस्तुत कथन का बोध होता है, वहां पर अन्योक्ति अलंकार होता है। जब अप्रस्तुत कथन द्वारा प्रस्तुत कथन का बोध होता, अन्योक्ति अलंकार होता। उदाहरण इजी है। माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुने लिए कली हमारी बात। माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुनी लिए कली हमारी वार। क्लियर रखना बेटे, अतिशयोक्ति और अन्योक्ति। एक और अलंकार है मानवीकरण अलंकार। जब प्राकृतिक वस्तु से, प्राकृत या निर्जीव वस्तु से, निर्जीव वस्तुओं से मानव की क्रियाओं का बोध होता है, क्रियाओं का बोध हो, वहां पर मानवीकरण। जब प्राकृत या निर्जीव वस्तु से मानव क्रिया का बोध कराने वाले अलंकार को मानवीकरण अलंकार कहते हैं। अब इसका उदाहरण अच्छा है। फूल खिले, फूल खिले, खिले, कलियां, कलियां मुस्कुराई, मुस्कुराई। देखो बेटे, इसको मैं समझाता। फूल खिलना, फूल खिले कलियां मुस्कुराई, या फूल हंसे कलियां मुस्कुराई। तो मुस्कुराहट मनुष्य में होती है। ये बेटे फ्लावर वगैरह इनमें नहीं होती, लेकिन मैंने क्या करा, प्राकृतिक, फूल भी एक प्राकृतिक वस्तु है, नदी भी प्राकृतिक वस्तु है, तालाब भी, बादल भी प्राकृतिक वस्तु है। फूल खिले कलियां मुस्कुराई, फूल खिले कलियां। मुस्कुराता कौन है? मनुष्य। और मुस्कुराते ही जाएगा बेटे बच्चे 10वीं के एग्जाम में। जाना भी तुझे मुस्कुराते हुए और आना भी मुस्कुराते हुए। तो इसलिए आप ये 2-3 दिनों का बहुत अच्छे से यूज करो बच्चों। बहुत इजी एग्जाम होती है एक तरीके से 10वीं के एग्जाम। मतलब मेरा जितने वर्षों से मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने देखा बच्चा डरता है लेकिन इजीली पास होगा। पढ़ाई करते जाओ बेटे। नेक्स्ट में आपको यह अलंकार मैंने आपको खत्म कर दिया है। नेक्स्ट ग्रामर में मैं आपको ले रहा हूँ रस। रस किसे कहते हैं? रसात्मक। एक मिनट। काव्य को पढ़ने, काव्य को पढ़ने, सुनने और देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है, अनुभूति होती है, उसे रस कहते हैं। रस के 4 पार्ट होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। 4 पार्ट होते हैं। स्थायी भाव हृदय में, चित्त में, हृदय के चित्त में हमेशा विद्वान होते हैं। मतलब हृदय मतलब हार्ट, लेकिन चित्त यानी होता मस्तिष्क।
जब सिचुएशन आती तो ये जागृत हो जाते हैं। संचारी भाव जो रहते हैं, संचारी भाव हृदय के चित्त में पानी के बुलबुलों की तरह उत्पन्न होकर शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। स्थायी भाव की संख्या 10 है, संचारी भाव की संख्या 33 है। स्थायी भाव का एक उदाहरण लिख दो, उत्साह, और यहाँ लोभ लिख दो। संचारी भाव का उदाहरण लोभ, लालच, ये थोड़ी देर के लिए आता है और चला जाता है, तो ये संचारी भाव हो जाएगा। विभाव किसे कहते हैं, यहीं से बताना चाह रहा हूँ। स्थायी भाव के कारण को विभाव कहते हैं, और मनुष्य की भारी चेष्टा को अनुभाव कहते हैं। विभाव में एक चीज होता है, ये इस जो स्थायी भाव का प्रमुख गुण होता है, स्थायी भाव का प्रमुख गुण, प्रमुख मतलब मेन गुण होता है, जबकि विभाव गौण गुण होता है, सेकेंडरी। जैसे प्राइमरी सेकेंडरी बोलते ना अपन, तो यह गौण गुण होता है। स्थायी भाव का विभाव का अनुगमन अनुभाव है। अब मैं इसको एक एग्जांपल, जैसे इस जगह पर शेर आ गया, शेर को देखकर मुझ में डर का भाव आया है ना, कारण के शेर को मैंने देखा और मुझे डर लगा, तो ये मेरा विभाव है। स्थायी भाव का कारण विभाव है। लेकिन शेर ने मुझे धारना शुरू कर दिया, अब मैंने कांपना शुरू कर दिया, कांपने लगा या भागने लगा या मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया, तो ये मेरा अनुभव है। समझ में आना चाहिए बच्चों। अब रस हो गया आपका, रस से अब कुछ खास रस है जिसे हमें कर लेना चाहिए। एक डेफिनेशन में लिखवा दूंगा, बाकी आपको उसी तरीके से लिखना। रस के स्थायी भाव याद करो, जैसे वीर रस में बता रहा हूँ, वीर रस, ठीक। स्थायी भाव याद होना चाहिए बच्चों, उत्साह, हृदय के हृदय में स्थित उत्साह नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभाव संचारी भाव से संयोग होता है, वहाँ वीर रस की निष्पत्ति होती है। थोड़ा आपको एग्जाम के हिसाब से फास्ट पढ़ा हूँ, थोड़ी सी राइटिंग इशू आए तो क्षमा करना। हृदय में स्थित उत्साह नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभाव संचारी भाव से संयोग होता, वहाँ वीर रस की निष्पत्ति होती। अब यहाँ मैं रौद्र रस भी इसी से बता देता, रौद्र रस, यहाँ इसका स्तभय क्रोध है। बस डेफिनेशन में आपको कुछ नहीं करना, बस ये वाला चेंज करना। देखो कैसे, हृदय में स्थित क्रोध नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभाव संचारी भाव से संयोग होता, तो वहाँ रौद्र रस की निष्पत्ति होती है, अब मुझे थोड़ा एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा, क्योंकि उदाहरण सहित ही पूछेंगे एग्जाम में। इस साल का जो पेपर है, एग्जाम्पल ज़्यादा आएंगे हर सब्जेक्ट में, तो वीर रस का उदाहरण मुझे देना पड़ेगा। तो वीर रस, बुंदोले के हर बोले के मुख से सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी बातों झांसी वाली रानी थी। बुंदेले हर बोले के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी बातों झांसी। उत्साह, वर्तमान में बच्चों आपको उत्साह की जरूरत है, इसी उत्साह से आप पढ़ें, आपका रिजल्ट डेफिनेटली पॉजिटिव आएगा। अब मुझे रौद्र रस की परिभाषा बताना है। रौद्र रस का उदाहरण, तो मैंने परिभाषा चेंज करना बता दी। हृदय के हृदय में स्थित क्रोध नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभाव संचारी भाव से संयोग होता है, वहां पर रौद्र रस की, क्या लिख दो, रौद्र रस की निष्पत्ति होती है, रौद्र रस की निष्पत्ति होती है। अब अपन क्या करें, इसका उदाहरण,
श्री कृष्ण कर सुनकर वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। श्री कृष्ण के सुनकर वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे। नेक्स्ट आपको बता रहा हूं हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होगा जब सर हृदय के हृदय में स्थित हास्य नामक स्थायी भाव का विवाह अनुभाव संचारी भाव से संयोग होता, वहां पर हास्य रस की निष्पत्ति होती। इतने चेंज करना, टेक्निक आना चाहिए बच्चों। टेक्निक आ गई तो आप जीत गए। परिभाषा बनाना है कि उदाहरण याद करना 2-3 बार लिख के। अब देखो यहां पर हास्य रस का उदाहरण है, मैं महावीर हूं, पापड़ को तोड़ सकता हूं और वक्त आ जाए तो कागज को मोड़ सकता हूं। अरे भैया ये तो 6 महीने का बच्चा कर ले। आप तो सबसे बलशाली भगवान हो। मैं महावीर हूं, पापड़ को तोड़ सकता हूं और वक्त आ जाए तो कागज को मोड़ सकता। एक और अच्छा इसका उदाहरण है, सीता हरण सुनत हनुमाना, सीता हरण सुनत हनुमाना, पकड़ी टैक्सी पहुंचे थाना। सीता हरण सुनत हनुमाना, पकड़ी टैक्सी पहुंचे थाना। भगवान को मतलब थाने जाना पड़ा रिपोर्ट लगाने के लिए। समझ रहे हो? यह हंसी आएगी। जब भी हमें हंसी का भाव उत्पन्न होता है वहां पर हास्य रस होता है। अब आपको डेफिनेशन का मेरे हिसाब से आइडिया होगा। आगे मैं यहाँ पर शांत रस, इसका स्थायी भाव निर्वेद है। क्या बेटे? निर्वेद। अब इसका सिंपल उदाहरण है, लता मंगेशकर जी का सांगी है। आप ए मालिक तेरे बंदे हम, ये वाला पूरा 2 लाइन लिख देना। ये मालिक तेरे बंदे हैं हम, नीति पर चले करते कर्म और नेकी करें और बंदी से टले। ये गाना बिल्कुल फिट है, पूरे नंबर मिलेंगे। ये मत बोलना कि सर ने तो बोला हमें गाना सुना दिया। अरे बेटे फिल्मी गाने तो अपने को आते हैं भैया, भारतीय लोगों को। कैसे? बहुत सारे गाने आते हैं। तो शांत रस का हो जाएगा। या एक और, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पाओ। ये भी शांत रस का उदाहरण है बच्चों। और यहाँ पर सबसे ज्यादा दुनिया का फेवरेट रस का मैं बात कर रहा हूँ, है ना। दुनिया में आजकल इस चीज की बहुत ज्यादा है, श्रृंगार रस। थोड़ा सा बोर्ड का इश्यू है, चले। श्रृंगार रस, देखो श्रृंगार रस ये टॉपिक दुनिया का सबसे फेमस टॉपिक होता है आज के इरा में। इसका रति होता, रति यानी प्रेम, और प्रेम शब्द सुन के लोगों को मजा आ जाता। अब देखो जब सर हृदय के हृदय में रति या प्रेम नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभाव संचारी भाव से संयोग होता है, वहां पर श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोए कहे भोइनी कभी नटी जाए। देखो श्री कृष्ण गोपियां ने श्री कृष्ण भगवान की बांसुरी को छुपा दिया। श्री कृष्ण भगवान जी गोपियों से बांसुरी मांगने जाते हैं। वो बोहों से इशारा करती, हे मुरलीधर तेरी बांसुरी तो हमारे पास ही है। जैसे श्री कृष्ण बांसुरी लेने जाते हैं तो वो बांसुरी देने से इनकार करती है। अर्थात गोपियां इस बहाने श्री कृष्ण भगवान जी से ठिठोली कर रही हैं। यहाँ नायक नायिका का मिलन होता है, वो संयोग श्रृंगार रस। नायक नायिका बिछड़ जाते हैं, उसे वियोग श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस के 2 प्रकार होते हैं। नायक नायिका का मिलन होगा तो संयोग श्रृंगार रस,
नायक और नायिका बिछड़ जाएंगे तो वियोग श्रृंगार रस। तो बेटे ये रस इसमें से आना है इस बार। रस का मैंने जो सिलाट खत्म कर दिया। रस के बाद मैं तुमको ये बताना चाहूंगा, महाकाव्य अंतर वाले क्वेश्चन अच्छे से करें और खंड काव्य में अंतर। बेटे ये अंतर वाले में स्लॉट उठा रहा हूं। महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर कैसे करें। महाकाव्य में नायक के जीवन के सभी पक्षों का अंकन होता है, जबकि खंड काव्य में नायक के जीवन के किसी एक पक्ष का अंकन होता है, उसे खंड काव्य कहेंगे। अब यहाँ पर मैं बात करूं, इसमें 8 सर्ग होते हैं। सर्ग